दोस्तों, क्या हाल चाल है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलते हैं आज के यूपी पीसीएस के पार्ट 3 में। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने टीचिंग बाई रामदेवी चैनल में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। पेपर बहुत नियर बाई है। आप फटाफट पीवाईक्यू देख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो सके ये वीडियो। आप वीडियोस को व्यूअर्स कर लेते हो तो वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपके लिए ये सब मैं कर रही हूँ। तो आप चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। ओके, तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन में। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और हम 1 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम चलेंगे 82 क्वेश्चन में, और आज हम 2024 की जो पीवाईक्यू की क्लास है वो खत्म कर देंगे, और कल हम 2023 की पीवाईक्यू लेकर के आपके पास आएंगे। और आप ऐसे ही चैनल में बने रहिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो चलते हैं हम। क्वेश्चन हमारा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक जिनमें से एक अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा आर है कारण इसका, मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, आर क्यों गलत है? ये जो कह रहा है मिसाइल की मारक क्षमता 490 है, तो मिसाइल की मारक क्षमता 490 नहीं है, ये 290 है। ठीक है, 290 से 456 किलोमीटर तक जाती है, 500 से 800 की स्पीड से जाती है। ठीक है, तो ये हमारा 82 क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नंबर 1 है, इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया। दूसरा कह रहा है इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पे इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित नहीं किया जाएगा, जापान सहयोग से नागालैंड की जीका एजेंसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से इसे विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 1 सही है और ऑप्शन 2 गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 क्या है, 84 क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 क्वेश्चन हमारा कौन सा है, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना मैथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही पूछ रखा है। ठीक है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है। ऑप्शन नंबर 1 ये बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों 18 से 30 वर्ष की आयु को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। तो इसका ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों सही है, तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर सही है। और ये कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 2024 में। ओके, इसका इंग्लिश क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू मोबिलिटी फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम मैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ऑप्शन नंबर 1 है दिस इज अ बिलेटरल फ्रेमवर्क बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 2 है इन दिस स्कीम इंडियन ग्रेजुएट एज 18 to 30 with knowledge and skills in fields of study will be offered to live and work in Australia for up to 2 years. Select the correct answer from the course given below. So this is option 1 and 2 right, both 1 and 2 right. Okay, next question है हमारा 85। 85 है परमाणु सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब हम इंग्लिश क्वेश्चन पर देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी 2024 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो हम हिंदी वाला ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 है भारत ने हाल में ही परमाणु सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी परमाणु तस्करी विरोधी टीम का पुनर्गठन किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 1 क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये 25 मई को नहीं 20 मई को लागू हुआ था ऑस्ट्रेलिया के वियना में। ओके, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 20 मई 2024। दूसरा ऑप्शन है इंडिया हैज रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन इंटर मिनिस्ट्रियल काउंटर न्यूक्लियर स्मगलिंग टीम CNSST to strength to nuclear security।
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब हमको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। द कोर्स गिवन लो, दिए गए ऑप्शन में, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, ओनली 2। ओके, तो ये सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 20 मई को आयोजित किया गया था और इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया के वियना में 24 अक्टूबर 1994 में हुई थी। ओके, क्वेश्चन हम चलते हैं। 86 क्वेश्चन क्या है? पिरूल लाओस पैसे पाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आर्य प्रदान करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। तो ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द पिराल लाओ पैसे पाओ, ओके, campaign which of the following statement is are correct? It is related of reduce forest fires and to provide a source of income to villagers. दूसरा ऑप्शन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड लॉन्च्ड दिस कैंपेन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिविंग बिलो 1 and 2 both आंसर राइट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 87 क्वेश्चन है। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसके ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों सही है, ठीक है। नई दिल्ली में कहाँ आयोजित किया गया था? एग्रो एफ में। कहाँ पे? एग्रो.एफ में यहाँ पे आयोजित किया गया था, ठीक है। और ये 3 दिवसीय सम्मेलन यानी 30 से 29 मार्च तक ये चला था। ओके, क्वेश्चन चलते हैं। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विद रेफरेंस टू लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स which of the following statement is are correct? This is an India-Japan partnership for their joint moon mission which shall be launched in the future. तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो ये भविष्य के लिए लॉन्च किया गया था क्या? चंद्रयान मिशन, ठीक है, जॉइंट मून मिशन। ओके, नेक्स्ट हमारा जाक्सा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द लैंडर फॉर द मिशन विच इसरो इज हैंडलिंग द रोवर एंड लॉन्च व्हीकल। तो व्हीकल लॉन्च हुआ है, इस मिशन को लैंड करने के यानी विकास करने के लिए कौन जिम्मेदार है? जाक्सा मिशन। ओके, तो इसका ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं। शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश यानी कि जीईसीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विद रेफरेंस टू गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन पनिशमेंट, जीईसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन पनिशमेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? ऑप्शन नंबर 1 है 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए। ऑप्शन नंबर 2 है ये दिशा निर्देश छात्रों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित किया गया है, इसलिए ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों सही है। ओके, हम चलते हैं। FLVI 91 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विद रेफरेंस टू FLY 91 विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? यह भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है। इट इज अ न्यूली लॉन्च्ड एयरलाइंस इन इंडिया। नंबर 2 है इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुआ है और कहाँ पर है? बेंगलुरु कैंपे गोस्ट में है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसे बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सूची 91 है। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे कूट भाषा में का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखो योजना का नाम दिया गया है, यहाँ तिथि का नाम दिया है, तो इनको मिलान करना कि कौन सी योजना कब लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना नवंबर 2016 में लॉन्च हुई थी। जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में लॉन्च हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन अक्टूबर 2014 में लॉन्च हुई थी। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लॉन्च हुई थी? 2016 में लॉन्च हुई थी। कब? मई में। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 92 मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई में किन संकेतकों के उपयोग किया जाता है? तो यहाँ संकेतकों का उपयोग पूछे तो 1 2 4 आय स्तर, शिक्षा के लिए और संभावित जीवन अवधि आयु के लिए। यानी कि 92 क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। विच इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एसडीआई पूछिए, ठीक है। तो ये कहाँ पर यूज किया जाता है? इनकम लेवल में यूज किया जाता है, एजुकेशन में यूज किया जाता है। फोर्थ हमारा क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, यहाँ पर यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 to 4। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। भारत सरकार द्वारा भारत की
की गई योजनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। 93 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुई थी? 20 अक्टूबर 2014 में लॉन्च हुई थी। कहाँ लॉन्च की गई थी? ये नई दिल्ली से लॉन्च की गई थी। ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लॉन्च हुई थी? 15 जुलाई को लॉन्च हुई थी। ओके। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लॉन्च हुई थी? 2016 में लॉन्च हुई थी। ठीक है। और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना कब लॉन्च हुई थी? 1 अप्रैल 2024 में लॉन्च हुई थी। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं 94 क्वेश्चन में। 94 क्वेश्चन क्या बोलता है कि माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या प्रगति में बढ़ती है जबकि कृषि खाद्य उत्पादन खाद्य आपूर्ति प्रगति में बढ़ती है। निम्नलिखित विकल्पों से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही उत्तर चुनिए अंकगणितीय और ज्यामिति से। तो माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या 1 2 3 4 प्रगति में बढ़ती है। ठीक है। इस रेशियो में जनसंख्या क्या होती है? बढ़ती है। और जबकि कृषि उत्पादन जो खाद्य पूर्ति होती है 1 2 4 8 के रेशियो में बढ़ती है। ओके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं। 95 क्वेश्चन क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ईंधन और आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाना। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। According to the Economic Survey 2022 and 23, what fiscal policy response did the government of India take in response to the aggravated global supply restriction? तो कौन सा ऑप्शन सही है? इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड इम्पोर्टेड टू सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूची यू के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट सूची सेकंड सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को देखना है हमको और इन सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम से कौन अधिकारी और लाभार्थी का योगदान। ठीक है। तो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को हितकारी लाभार्थी की इच्छा अनुसार से। ठीक है। और ये कब लॉन्च हुई थी? 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ओके। एज और कब तक ये लाभ उनको मिलता है? 18 से 40 साल तक। ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मई 2015 को लॉन्च हुई थी। अटल पेंशन योजना भी 2015 में ही लॉन्च हुई थी। ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1 2 3 4 सही है। ठीक। तो यानी कि जीवन ज्योति बीमा योजना में इतने लाभार्थियों को लाभ मिला 55.2 थाउजेंड प्रति को। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 436 प्रतिवर्ष लाभार्थियों को लाभ मिलता है। अटल पेंशन योजना में 20 प्रतिवर्ष लाभार्थियों को लाभ मिलता है। ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम 97 क्वेश्चन में। तो कथनों में दिए गए जिनमें से एक को कथन अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। कारण क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि पर्याप्त माप नहीं है। तो ये यानी कि इसका ऑप्शन ए और 2 दोनों सही है लेकिन इसकी जो व्याख्या है ए की व्याख्या नहीं करता है। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक है? तो लक्ष्य 4 के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य को बढ़ाना, प्रधानमंत्री निवेश में वृद्धि। ठीक है। स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन करना, ऐसी कार्यक्रमों का विस्तार करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम 99 में। 99 में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता को भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? इसका इंग्लिश क्या है? Which of the following freedom is not guaranteed by the Indian Constitution under Article 19? ए क्या है? शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता दी गई है, नहीं दी गई है पूछा है। ठीक है। संपत्ति रखने खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है आर्टिकल 19 में। ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 13 में दिया गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है। किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 किस में आता है? फंडामेंटल राइट में आता है। ओके। यानी कि मौलिक कर्तव्य पार्ट 3। ठीक है। और फंडामेंटल राइट में कितने कहां से कहां तक आर्टिकल है? 12 to 35। ओके।
इसके बाद हमारा डीपीएसपी आ जाता है 36 से। इस नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो अथवा दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल को कौन निर्वाचित करता है? मुख्यमंत्री निर्वाचित करता है। और ये कब से प्रथा चली है? 1956 से। ठीक है, यहाँ पे कारण आर दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ओके, हम 101 क्वेश्चन में 101 नंबर में क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? सही नहीं बताना है। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में आता है। नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है, सही है। फिर कह रहा लोक सेवाओं में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में आता है। केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित है, ये भी सही है। किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद की शक्ति से करते हैं, पार्लियामेंट की। ओके, ये भी सही है। किसी राज्य का नाम बदलना राज्य के विधानमंडल की शक्तियां होती है। राज्य के विधानमंडल की शक्ति से राज्य का नाम नहीं बदल जाता, संसद की शक्ति से राज्य का नाम बदलता है। आर्टिकल 3 में दी गई है ये बात। ठीक है, चलते हैं 102 क्वेश्चन में। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड से में सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भारत की संचित निधि यानी कि जो संसद के लोगों को, जो लीडर लोगों को वेतन मिलती है, कैबिनेट मिनिस्टर को, वो किस आर्टिकल के अनुसार दिया जाता है? आर्टिकल 266 के। ठीक है, वित्त आयोग किस में आता है? वित्त आयोग आर्टिकल 280 में आता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में लगता है। कौन वित्तीय आपातकाल लगाता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में आता है। ठीक, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, यहाँ पे 103 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में मानव देह व्यापार और बलात्संग का निषेध आर्टिकल 23 में आता है। ठीक है, यानी कि वैश्यावृत्ति, जबरदस्ती किसी का अपहरण वगैरह का बलात्कार करना, यह आर्टिकल 23 में आता है। ठीक है, कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को आप नौकरी में नहीं रख सकते, उनसे काम नहीं करा सकते। किसमें आता है? आर्टिकल 24 में आता है। अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा किसमें आती है? आर्टिकल 29 में आता है। ओके, शोषण के विरुद्ध अधिकार ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 30 में आता है। ठीक है, तो माँ बाप को अपने बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य ही है। तो जहाँ पे शिक्षा अनिवार्य आ जाए, ठीक है, तो वहां पे किस में आ जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 51A। ओके, ये आर्टिकल लग जाएगा। 104 क्वेश्चन क्या है? 104 नंबर, निम्नलिखित समूह में किसमें केवल आगत उपकरण यानी कि इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। ओके, यहाँ पे 105 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? तो ये हो जाएगा रैम। ठीक है, कंटेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ नॉन वॉलेटाइल इवन विच द पावर ऑफ इज रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस डिग्री के बीच सही संबंध है? तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस डिग्री माइनस 273.15 ये होता है। ठीक है, सही संबंध। नेक्स्ट चलते हैं हम 107 नंबर क्वेश्चन में। 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे सही नहीं पूछा है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। क्रोमोसोम संस्थितियों के लिए सूचना संरक्षित रखते हैं। डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं। तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कथन बी नहीं सही है। इसमें किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा लेता है, यहाँ पे दिया नहीं लेता है, तो नहीं है, लेता है। ओके, ठीक है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन बी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 108 नंबर क्वेश्चन में। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या है? CO2, SO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसे वर्षा जल में घुल जाती है, नाइट्रो ऑक्साइड जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। दूसरा है कारण आर,
कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन है, 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति बैठक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें सही पूछ रखा है। ठीक है। तो इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग और समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। ठीक है। दूसरा कह रहा है, ये बैठक 5 मई 2024 को जकार्ता में आयोजित की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि ओनली वन सही है। ठीक है। इसकी जो बैठक हुई है वो नई दिल्ली में हुई है, ओके, ना कि जकार्ता में हुई है। ठीक है। तो दूसरा सऊदी अरेबिया में 28 अगस्त 2025 को। पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। दूसरी सऊदी अरेबिया में 28 मई 2025 को हुई थी। इसकी जो आयोजित की गई थी वो 3 मई 2024 को आयोजित की गई थी, ना कि 5 मई 2024 को की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 110। 110 क्वेश्चन नंबर क्या है? FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कथन सही है। तो कौन कौन सा कथन सही है? भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान है। दूसरा है, इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी और 1 दोनों सही है। यानी कि इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू FWD 200B 200B विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? दिस इंडिया फर्स्ट बम्बर UAV बम्बर UAV एयरक्राफ्ट। दूसरा नंबर ऑप्शन है, इट्स प्ले लोड कैपेसिटी इज 100 किलोग्राम। ओके। सेलेक्ट ऑफ द करेक्ट आंसर फ्रॉम फोर्थ गिवन ब्लो। तो इसका 1 एंड 2 बोथ दोनों सही है। UAV विमान है वो कितने किलोग्राम का है? 102 किलोग्राम का है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन में। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? FTA के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। ठीक है। बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने भाग लिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आप देख लेना, बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने भाग नहीं लिया था, तो किसने भाग लिया था? ठीक है। एक बार आप सर्च करके देख लीजिए। क्वेश्चन कल का इंग्लिश क्वेश्चन चलते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड विथ लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो द लिस्टेड। तो पहला है ज्वाइंट एक्सप्रेस डेट इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक फरवरी 1924। ओके, ये दे रखा है दस्तलिक। यहाँ पे दे रखा है दूसरा बी नंबर है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति मई 13 से 26 2024 में हुई थी। तीसरा ऑप्शन है 3 नंबर, भारत राष्ट्र अमेरिका अप्रैल 15 से 28 2024 में हुई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संयुक्त अभ्यास टाइगर कैंप 2024 का हर्बल चरण मिलन 2024 मार्च 1825 ये 24 में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। संयुक्त अभ्यास और तिथियों को मिलाना है। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दशटली ये अप्रैल 15 से 28 2024 के बीच हुआ था। ठीक है। और ये 5वां संस्करण है। ठीक। इसका जो 6वां संस्करण हुआ है वो 2025 1628 अप्रैल पुणे में हुआ है। ओके। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति कब किस तिथि को आयोजित हुआ था? 13 से 26 2024 को आयोजित हुआ था। ठीक है। मई में 13 मई से 26 मई तक आयोजित हुआ 2024 में। ठीक है। ये इसका कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है और ये मेघालय में आयोजित हुआ था। और 2025 में फ्रांस में 8वां संस्करण 18 जून से जुलाई तक चला। ठीक है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास। 3 नंबर है, संयुक्त अभ्यास राष्ट्र अमेरिका का संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 2024 का हार्बर चरण किस तिथि को आयोजित हुआ है? 18 मार्च से 25 मार्च 2024 तक चला ये सैन्य अभ्यास। मिलन सैन्य अभ्यास 2024 कब से कब तक चला? 1927 2024 तक चला। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 113 नंबर क्वेश्चन में,
सख्तगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का हिस्सा है, यानी कि सही पूछे है। ठीक है। दूसरा कह रहा भारत के इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों सही है। 1963 में भारत और पाकिस्तान का विरोध किया था। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड भाषा को सही उत्तर में चुनिए। तो यहाँ पे दिया है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये 1880 में स्टार्ट हुई थी और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1949 में आयोजित हुई थी और पुनः पुनर्निर्मित इसको किया गया है मनरेगा महात्मा गांधी के नाम से 2011 में। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005 में हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। ठीक है, और 20 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू हुई थी। इसका ऑप्शन कौन सा नंबर सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 115 आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ पे सही पूछ रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो यहाँ पे जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक नहीं है, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है। उन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, जेएम कीन्स इकोनॉमिक्स के जनक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों सही है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से कथन ए और कारण आर कहा गया है। कथन क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 में चलते। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन और बैंक शाखाओं को गांव द्वारा गांव को गोद लेना, ये भारत के संदर्भ में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन क्या दे रखा है? उपर्युक्त घटनाओं में से किन ही भारत को वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है, यानी कि इसका बी नंबर दोनों सही है। ऑप्शन 1 एंड 2 3 नंबर बी सही है। ऑप्शन 1 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 118 नंबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। 12 सितंबर 2015 सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी अल्पसंख्यक विस्तृत होगा। सही है। इसमें महिलाओं बच्चों को पोषण समर्थन का विशेष ध्यान दिया जाएगा। हाँ सही है। यह 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया। नहीं, 2010 को नहीं, 2013 को हस्ताक्षरित यानी कि दस्तखत उसमें किए गए थे, लागू की गई थी, यानी कि ऑप्शन 1 एंड 2 सही है। ठीक है, 119 में चलिए नीचे दो कथन दिए गए हैं। इनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों को पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता के सकारात्मक संबंध बताइए। यहाँ पे पॉजिटिविटी संबंध रिलेशनशिप बताना है। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता, ठीक है, निष्ठा के साथ संबंध है। तो यहाँ पे देख लेते ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, इस नंबर क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट में देशों के नाम है जबकि सूची सेकंड में 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि को क्रम रैंक के अनुसार दर्शाया गया है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। ओके, तो हम देखते हैं। देश है मैक्सिको, रैंक इसका द्वितीय। चीन रैंक तृतीय। भारत रैंक प्रथम है। फिलीपींस रैंक चतुर्थ है और इसका बी ऑप्शन सही है। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। राज्य और 2019-23 के दौरान आधारभूत संरचनाओं के लिए किए गए खर्च के अनुसार श्रेष्ठता क्रम में लगाना है। किसका कितना खर्च में कितना अधिक है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर में है खर्चा में, ठीक है, और महाराष्ट्र तृतीय नंबर में है, और तमिलनाडु और महाराष्ट्र द्वितीय नंबर में और तमिलनाडु तृतीय नंबर में, कर्नाटक चतुर्थ नंबर में है। ठीक है, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी नंबर सही हो जाएगा। ओके, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से कभी अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन कह रहा था भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति पर घोषणा से संबंधित है। कारण आ रहा है आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, यानी आर ए दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 352 के तहत आपातकालीन लगता है वो राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है,
और द्वितीय आपातकाल आर्टिकल 360 में के अनुसार लगाया जाता है, और केंद्र में आर्टिकल 356 के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? ई गवर्नेंस सरकार का पारदर्शिता को कम करता है। ई गवर्नेंस रेड्यूस टू ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है। ई गवर्नेंस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। ई गवर्नमेंट इंक्रीज सिटीजन इनपुट द गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही से बढ़ता है। ई गवर्नेंस इंक्रीज ब्यूरोक्रेटिक रेड टैपिज्म। ओके, ई गवर्नेंस इंक्रीज ब्यूरोक्रेटिक रेड टैपिज्म। ठीक है, तो इसमें इसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें 2 और 3 सही है। ई गवर्नेंस सरकार की लागत कम हो जाती है। ई गवर्नेंस सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाल फीताशाही है अनावश्यक काम काज को कम करते हैं। ठीक है, इसलिए लाल फीताशाही लगाया जाता है, ना कि बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 124। संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोतों में कार्य शक्तियां प्राप्त होती हैं? संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम और आदेश परंपराएं किसमें? यानी कि 1, 2, 3, 4 चारों सभी में से शक्तियां प्राप्त होती हैं संघ लोक सेवा को। आर्टिकल संघ लोक सेवा कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 315 से 323 तक संघ लोक सेवा की कार्यकारी शक्तियां दी गई हैं। अब जाकर के आप पढ़ लीजिएगा। ओके, आर्टिकल 125 निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित इसमें बताना है। निर्वाचन आयोग 165 नहीं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति 148 में नहीं। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है। वित्त आयोग किस आर्टिकल में? 280 में होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आर्टिकल 332 की बी में होता है। निर्वाचन आयोग 324 के से 329 तक होता है। ठीक है, और ये वित्त आयोग जो लागू होता है आर्टिकल 280 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आर्टिकल 332 बी में लागू होता है, और 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अनुसार 2018 में लागू किया गया था। ओके, इसके तो सारे आर्टिकल की क्वेश्चन ही गलत है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी में सही कर दिया है। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम को पहचान कीजिए। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ 1965। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। कोलन नायक बनाम पंजाब राज्य केस कब हुआ था? 1967 में हुआ था। केशवानंद भारती केरल राज्य में 17वां अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। ओके, और शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ 16वां अमेंडमेंट 1951 से 1951 में हुआ था, आर्टिकल 368 के तहत। ओके, तो इसका ऑप्शन 1 एंड 2 एंड 3 4 सारे सही इसी नंबर। संशोधनों से उनके कार्यान्वयन वर्ष से मिलान कीजिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। 66वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। 66वां संविधान संशोधन क्यों दिया गया है? क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चे के शिक्षा के लिए 66वां संविधान संशोधन दिया गया है 2002 में। 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ है। ये प्रस्तावना के लिए संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है, और 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ है दल बदल कानून के लिए 52वां संविधान संशोधन लागू किया है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 3142। 128 नंबर क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। सहकारी संघवाद ग्रेनुअल ऑस्टिन, सौदेबाजी संघवाद बोरिस जोन्स, अर्ध संघवाद केसीवियर एंड केंद्रीय की प्रवृत्ति आईवीआर जोनी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशासित त्रिस्तरीय पंचायती राज निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रखा है। ठीक है, तो पंचायती राज समिति, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, न्याय पंचायत, तो ये तीनों त्रिस्तरीय में आते हैं। ठीक है, लेकिन न्याय पंचायत नहीं आता है। ठीक है, ये 1957 में 17वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। इनमें से अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उनके द्वारा नामांकित उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा। राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो इसमें से कौन सा क्या पूछ रखा है? इसमें से कौन सा शामिल होंगे? तो 1, 3, 4 शामिल होंगे। ठीक है, राज्यसभा के सभापति इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसमें लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के करने के बाद की है। ओके, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित और कौन शामिल होंगे? तो मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, न्यायालय के न्यायाधीश,
शामिल हो सकते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष शामिल हो, लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होता है, राज्यसभा का सभापति शामिल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया पटना में, ठीक है, पटना के बिहार में। समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है, ये पूछा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी 17 मई 1934 को इस पार्टी का गठन किया गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। जब ये इस पार्टी का गठन किया गया था तो जयप्रकाश नारायण तीनू मसानी थे, ठीक है, उन्होंने इस पार्टी का गठन किया। घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में बसे। अबुल फजल की हत्या कब हुई थी? 22 अगस्त 1602 में हुई थी। शेख मुबारक की मृत्यु 1602 में हुई थी। फौजी की मृत्यु 15 अक्टूबर 1595 में हुई थी। दनियाल की मृत्यु 15 मार्च 1605 में हुई थी बुरहानपुर में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 2143। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिथुओ का अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 7 अगस्त 1907 में हुआ था। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 52वां संशोधन 1940 में यह अधिवेशन हुआ था। कांग्रेसी मंत्रियों का त्याग पत्र 1939 में दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ओके। और 134 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग उत्तर चुनिए। तो पहला है पुस्तक, दूसरा है लेखक। तो किस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, ये हमको बताना है। हिंदू पॉलिटी किसने लिखी? केपी जायसवाल ने लिखी। द वंडर दैट वाज इंडिया किसने लिखी है? ए एल बासम ने ही लिखी है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी किसने लिखी है? डी डी कौशाम्बी ने लिखी है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिसेंट ऑथर स्मिथ ने लिखी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। 135 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राजस्वरीय देन लगता था जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। उनकी शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। तो ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये पूछ रहा बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विलियम एजे आर बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे सही नहीं है कथन पूछ रहा। ए, राजकीय कॉलेज ढाका के प्रचारक थे। वे लाहौर, बी नंबर ऑप्शन है, वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्रचारक थे। सी नंबर है ए, वे एमओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रचारक थे। वे एम्बोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्रचारक थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है बोल रहा है? तो सही नहीं है। वे राजकीय कॉलेज के ढाका के प्रचारक थे, नहीं थे, ठीक है। बाकी के बी सी डी सही है। 135 नंबर क्वेश्चन है, घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें प्रारंभ से कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। बेल्लार विद्रोह कब हुआ था? 10 जुलाई 1806 में हुआ। नाना फडणवीस की मृत्यु 13 मार्च 1800 में हुई थी। एंग्लो नेपाली युद्ध कब हुआ था? गोरखा साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा गया था ये एंग्लो नेपाली युद्ध, ठीक है। ये युद्ध 1814 से 1816 तक चला था, ठीक है। बेले जली को वापस कब बुलाया गया? 1805 में, ओके। और नाना फडणवीस की मृत्यु 13 मार्च 1800 में पुणे के तमिलनाडु में हुई थी, ठीक है। और वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 को क्यों हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था युद्ध, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है कालानुक्रम में लगाइए। डी इज द राइट आंसर, 1, ओके। तो इसके बाद आ जाएगा 2। नेक्स्ट चलते हैं हम। फर्स्ट हम सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। पहला है विद्रोह, दूसरा नेतृत्वकर्ता। किस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है, ये देख लेते हैं। पाइका विद्रोह मुफ्ती मोहम्मद ने किया है। हाँ, ये गोरखा साम्राज्य जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा गया था युद्ध, ये सुगौली 16 तक चली थी, सुगौली की संधि, ठीक है। तो पाइका विद्रोह चलते हैं 138 नंबर में, मिलान करते हैं विद्रोह और नेतृत्व। पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था जगबंधु विद्याधर महापात्र, ठीक है। बरेली विद्रोह ये हुआ था मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में। और मालाबार विद्रोह ये हुआ था डाचना कुंगन के नेतृत्व में। और सिलहट विद्रोह ये हुआ था राधाराम के नेतृत्व में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 139। निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि डेज एंड अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है। और ओके, राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 सितंबर 1919 को हुई थी।
विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई 1916 को हुई थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1863 को हेनरी जेट 1828 में इसका प्रतिपादन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, और इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, 140 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे पुरस्कार और प्राप्तकर्ता पूछे, किसको पुरस्कार मिला। आर्यभट्ट को पुरस्कार 2024 किसको मिला, डॉक्टर सुब्बाराव पलवरी को मिला। ठीक है, और विश्व साहित्य पुरस्कार किसे मिला है, ममता जी सागर को मिला है। लता दीनदयाल मंगेशकर पुरस्कार 2024 को इसको मिला, अमिताभ बच्चन को मिला था। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला, आलोक शुक्ला को मिला था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 141 नंबर में, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे विटामिन ए और रोग दिया है, किस विटामिन से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ई से ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि धुंधलापन दिखने लगता है। विटामिन सी से वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 2 का 1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टू क्वेश्चन, भारतीय अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है, संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। और दूसरा ऑप्शन दिया, 9वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 बी जोड़ा गया। इसका ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों सही। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक आर्टिकल 30 एजुकेशन के लिए दिया गया है। ये अधिनियम भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक मान्यता किसके तहत मिली, आर्टिकल 347 राष्ट्रपति के अनुसार ये मान्यता दी गई है। ठीक है, भाषा के लिए कि अपनी भाषा में वो एजुकेशन प्राप्त कर सकती है। आर्टिकल 29 में क्या है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक शिक्षा उन्हें मिल सकती है। ठीक है, इनको किस आर्टिकल में विशेष अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 350 में। ठीक है, आर्टिकल 350 के एक मातृभाषा में ही शिक्षा का अधिकार इनको मिला है। ठीक है, आर्टिकल 246 में शिक्षा और सामाजिक विषय। ठीक है, 143 में भारतीय संविधान सम्मति सूची में शामिल हैं क्या, व्यापार एवं वाणिज्य 7 शेड्यूल में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। फौजदारी और दीवानी भी 7 शेड्यूल में है। ठीक है, और 246 आर्टिकल 246 में वन पौधारोपण कृषि के अधिकार इनको दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 246 में और क्या अल्पसंख्यक भाषा का अधिकार के साथ साथ दिया गया है, शिक्षा और सामाजिक विषय दिया गया आर्टिकल 246 में, और वन पर्यावरण कृषि के लिए भी आर्टिकल दिया गया है। फातिमा बीबी 144 नंबर क्वेश्चन, फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ, इसके बारे में मुझे कथनों पर विचार। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। उन्होंने 1997 से 2001 तक केरल राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी थी। वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। इसका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सही है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकारी नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर है, यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्राप्त भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में बौद्धिक संपदा अधिकारियों को विनियमन करने के लिए केंद्र का अभिकरण है। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों सही। ठीक है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का अधिकार नीति 2016 में दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 दिया है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। 63वां और 64वां संविधान संशोधन ग्रामीण के लिए, 66वां और 87वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था विश्वनाथ भारती के लिए, 42वां 43वां संविधान संशोधन प्रस्तावना के लिए हुई थी, स्वतंत्रता के लिए हुई थी, 73वां और 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज मंत्रालय के लिए, पंचायत के लिए हुई थी, जिसकी स्त्री पंचायती राज। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन किससे संबंधित है, नीचे दिए, तो इसका डी नंबर सही है। 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है नगर पालिका। 147 सूची सूची से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। लेखक और पुस्तक बताना है, इसमें कौन से लेखक ने किस पुस्तक को लिखा है। लल्लन जी गोपाल द इकोनॉमी लाइक ऑफ नॉर्थन इंडिया लिखे हैं। हबीब निजामी कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत लिखी है। ठीक है, और यहाँ पे के.एस. लाल ने लिखा हिस्ट्री ऑफ द खलजीज, और दशरथ शर्मा ने लिखा अर्ली चौहान डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 में गुरिल्ला युद्ध हुआ था, कहाँ पर, नेपाल में हुआ। दूसरा कह रहा है लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की थी, नहीं की थी। ठीक है,
तो इसका नंबर 1 सही। ये भी 1857 की युद्ध की बात ही की गई है। निम्नलिखित इसी की लड़ाई थी कि कोई उत्तराधिकारी झांसी का नहीं बनेगा क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। तो गोद लिया हुआ पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है, ऐसी उनकी मान्यताएं थी। ठीक है, इसकी अंग्रेजों की। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को विचार कीजिए और तथा उन्हें आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आया? फायान। फिर कौन आया? वेनसांग। फिर कौन आया? इत्सी। फिर इसके बाद अल्बरूनी आया। फिर इसके बाद हुनसोंग आया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 150 क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को अभिकथन ए तथा कारण आर कहा गया है। अभिकथन है बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। कारण आर है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण सुरक्षित करना चाहता था। नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बलबन ने अपने शासन सुदृढ़ बनाया था 1266 में और 1287 तक शासन किया था। किसने? बलबन ने। ओके, तो ये रही आज की हमारी क्लास और 2024 के टोटल पीवाईक्यू खत्म हो चुके हैं और हमने सारे अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है टीचिंग बाई रामदेवी में चैनल में। और समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो यहीं तक रही आज की हमारी क्लास। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिए। ओके, चलते हैं। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।